नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बजट पेश किए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जो बजट प्रस्तुत किया है अद्भुत है। पूरे प्रदेश और देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और प्रदेशवासियों को बहुत। और कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बजट से युवाओं, किसानों और आम आदमी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये बजट जनहित भूलकर सरकार के उद्योगपति मित्रों को बचाने तक सीमित रह गया। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये वो आपको सुनवाएंगे। उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन इस बजट के आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार थक चुकी है। अब सरकार के पास कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और अमीर बनाने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचते रहे। देश का युवा बेरोजगार होकर सड़क पर टहलता रहा। किसान जाड़ा, बरसात, गर्मी में उन काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ नहीं। अगर हाँ प्रबंध हैं तो सिर्फ विदेश को कर्ज देने के। आखिर क्यों? अपने देश के लोगों को राशन और विदेश को कर्ज, यही भाजपा का अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम थे उनका भी इस बजट में कोई अता पता नहीं। हाँ, एक उपलब्धि जरूर मिली कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र बन चुका है। आय हो न हो, आप उसे लेकर सिर्फ राष्ट्रीय पहचान पत्र दिखाते घूमिए। और अब अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनाने का विरोध शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि शालिग्राम खुद में भगवान है, इसलिए इनकी इसी रूप में पूजा और आराधना की जानी चाहिए। अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़ी चली तो यह अनर्थ होगा। शालिग्राम की शिला अन्य पत्थरों की जैसे नहीं है। शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह जो शालिग्राम आ रहे हैं ये लगभग 127 कुंटल इनका वजन है। दुनिया का ये सबसे बड़ा अजूबा है। इतने बड़े शालिग्राम का पत्थर और कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। और शालिग्राम से जो मूर्ति बनाने की बात हो रही है तो उन पर हथौड़ी छीनी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित है। भगवान के मुड़े पर हथौड़ी चले और भगवान के ऊपर तोड़ फोड़ हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अन्न जल का। और अयोध्या के गांधी सभागार में आयोजित किए गए इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी आज अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान वो कार्यक्रम के बाद मंत्री नंदगोपाल नंदी ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज के इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से 2022 में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज का ये बजट, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम, कैबिनेट को बधाई देता हूं और वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, सर्वस्पर्शी, समावेशी। चाहे महिलाओं की बात करें, परिवार की बात करें, चाहे गांव का।
रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक दुकान का फीता काटकर दीनदयाल अंत्योदय योजना की कैंटीन का उद्घाटन किया गया। इस कैंटीन में खुद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए सामानों को कम कीमत में बेचा जाएगा और इस कैंटीन में अगरबत्ती, धूपबत्ती, हवन सामग्री, पापड़, अचार, नमकीन, चिप्स, इस तरह की चीजें ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बीच जिलाधिकारी ने इस प्रयास से जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। NULM के साथ जुड़े हैं तो उनको हमेशा से ये मांग थी कि उनके मार्केटिंग के लिए और भी अच्छी उनको सुदृढ़ करते हुए और उनकी मदद कराई जाए मार्केटिंग को लेकर के। तो आज हम लोग ने एक शुरुआत के तौर पे इसको किया है कि कलेक्ट्रेट में एक जगह चिन्हित करके इनको दिलवाया है और इसमें जो NULM से जुड़े समूह हैं, जिले के अन्य भी समूह हैं, उनको हम लोग सब जोड़ना चाहते हैं और यहाँ से एक व्यवस्था बना रहे हैं कि मोबाइल नंबर्स पे संपर्क करके उन समूहों के जो भी उत्पाद हैं और उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट है उसके बारे में हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और जो भी मोबाइल नंबर पे या व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुँचेंगे वो ये सामग्री क्रय कर सकेंगे। और हम लोग की कोशिश है कि इन समूहों को एक और बल मिले। इन्होंने जो अपना काम शुरू किया, जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो जी मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मानित उषा वर्मा सत्यनगर से, हमारी जो महिलाएं हैं सहायता समूह की जो अपना अपना उत्पाद अपने अपने कार्य से अपने अपने घरेलू घर में कर रही थी, हम लोगों ने मैडम से जो है सिफारिश करके इस कैंटीन की शुरुआत कर दी, जिसमें जो है अगरबत्ती, हवन सामग्री, धूप, कलावा और मक्के का आटा, ज्वार का आटा, नमकीन, पेठा, अचार, इन सब की उत्पाद दी है। आगे और भी सामान आप लोगों को होम डिलीवरी द्वारा मिलते रहेंगे। कहाँ पे खोली गई? जी ये कलेक्ट्रेट कचहरी में खोली गई। क्या लगता है इससे कुछ लाभ होगा? अरे सर बहुत लाभ होगा। अभी हम लोगों ने आज ही सुबह जो है यहाँ पर केवल शकल ही दिखाई है कि लोगों के जो है ऑर्डर आने शुरू हो गए। और खबर अब गोरखपुर से है, जहां सड़क दुर्घटना के दौरान एक डेटाबेस तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में किया गया है। इसमें जिले भर के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र। उन्होंने कहा है कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट होने के बाद मुकदमा लिखा जाता है और इन मुकदमों का डेटाबेस बनता है और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप जो कि पहले से ही कार्यरत है, जिसका नाम आई रेड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर इससे सबसे पहले सूचना है और पुलिस पढ़ती है और जानकारी लेती है कि कैसे एक्सीडेंट आखिर हुआ और कहां हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या घटना हुई, ये सब जानकारी इसमें ली जाती है। और गोरखपुर से खबर है, बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोंगड़िया ने आज गोरखपुर में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग है कि प्रवीण भाई तोंगड़िया ने कहा कि इस कार सेवकों पर, गोली चलाने वालों पर मुलायम सिंह यादव को रत्न से नवाजा जा रहा है और गोली खाने वाले कार सेवकों को उनकी अगुवाई करने वाले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, अशोक सिंघल सहित कई नेतृत्व कार्यकर्ताओं को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। राम जी और रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू के दिल में है। किसी के कहने से उनकी श्रद्धा न कम होती न हटती। अरे मुगल हमारी श्रद्धा नहीं हटा पाए तो एकादा हमारा हिंदू भाई कैसे हटा पाएगा? इसलिए हमारा हिंदू भाई कोई उल्टी बात करता है तो हम दुर्लक्ष्य करेंगे, उन पर विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि वह भी हमारे भाई है। आप स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि जो कार सेवकों नहीं, मैं डंके की चोट पर मांग कर रहा हूँ। राम मंदिर बन रहा है, सत्ता आई है। ये महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे और कोठारी बंधुओं के जीवन भर के प्रयास से जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उनका साक्षी हूँ। 1984 प्रथम धर्म संसद, तब कहा नेतृत्व कौन करेगा? तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा मैं नेतृत्व करूंगा। और पहली राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी, उनके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। तो जब कोई नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं था, तब जिन्होंने कहा मैं नेतृत्व करूंगा
और 90 में मुलायम सिंह की गोलियां चलती थी, तब गोलियां खाने वाले कारसेवकों के साथ कंधे से कंधा लड़ा कर वह खड़े थे। कम से कम उनको तो भारत रत्न दिया जाए, और भारत रत्न देने के लिए हमारे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कम से कम हमारे ये महापुरुषों का भारत सरकार सम्मान करेगी ही, ऐसा मेरा तीनों बंधुओं पर दृढ़ विश्वास। और खबर रायबरेली से सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ बुजुर्ग का शव मिला है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे गौतम मजरे खुराहटी का है। यहाँ पर 65 साल के इस बुजुर्ग शाम के समय घर से खाना खाकर अपने खेत को गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ है, जिससे कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली है। मामला है रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव का। यहां पुरानी रंजिश को लेकर कुछ कहासुनी हुई और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया है। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए, जिसमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला पाए कि हमारे बेटवा 1.5 महीने से घरे नहीं आ पात रहा, काल घरे आवा तो वही झाड़े कर आज झाड़े से लौट के आवा। और अब बुलंदशहर से खबर है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र लापता हुआ और इसके बाद से उसके परिजन लगातार परेशान बने हुए हैं और आज परेशान परिजनों ने थाने पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इस छात्र की तलाश शुरू कर दी है। शाम 7 बजे से गायब है। 6 बजे ट्यूशन गया था, लौट के नहीं आया है। उसके बाद में हमने तहरीर दी है थाने में और इन्होंने यहाँ देखभाल की है और भागे दौड़े हैं और अभी तक कोई पता नहीं चला है। कब गायब हुआ था? ये कल गया था ट्यूशन शाम 6 बजे। कहाँ का मामला है ये? और सरकार लगातार विकास कार्यों को बेहतर और दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए मशीनरी में खर्च कर रही है, लेकिन कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई मशीनरी एक कोने में खड़े खड़े धूल फांक रही है। करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी गई इस मशीनरी को बिना उपयोग के ही खड़े रखकर कबाड़ कर दिया गया। इसमें सेफ्टी टैंकर, पानी का टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, कूड़ादान, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, लोडर मौजूद है। अपने प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया। मैंने ईओ रनिया से बात करी है। उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मदों में केंद्र वित्त, राज्य वित्त, स्वच्छ भारत मिशन में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं वो एक बंद फैक्ट्री के परिसर में किराए पे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो नगर पंचायत का जो परिसर है वो अभी रिपेयर हो रहा है। साथ ही अभी ये जो भी इक्विपमेंट्स आए हैं इनका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि अभी इनका टेक्निकल सत्यापन किया जाना है जो कि प्रक्रियाधीन है। और ये रनिया जो है नई नगर पंचायत बनी है, हम लोग पूरी तरह से इसकी। और एटा की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की जलकर मौत हो गई। पुलिस अब जांच कर रही है और इस दौरान पत्नी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। कल रात्रि में 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि निवो हसनपुर थाना मलावन के गांव में एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और मौके पे पुलिस पहुंची। छानबीन की, वहां पे दुष्यंत नाम के व्यक्ति की जलने से मौत हो गई पाया गया और इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि उनकी जलाकर हत्या की गई है और इस पूरे प्रकरण पे थाना मलावन में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। मौके पे फील्ड यूनिट आदि के द्वारा जो है विजिट किया गया है, उच्च अधिकारियों द्वारा विजिट किया गया है। और लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ कोतवाली से पुलिस से परेशान होकर पत्रकार ने आत्महत्या का प्रयास किया है। इस घटना के बाद आम जनता क्या करेगी? दरअसल पत्रकार की दुकान में करीब 5 दिन पहले चोरी की गई थी और उसके बाद सूचना पाकर पत्रकार ने कोतवाली परिसर में तहरीर दी।
जांच की बात तो छोड़िए, लेकिन पुलिस ने उल्टा पत्रकार को ही धमकाना शुरू कर दिया है। इसके बाद आहत होकर इस पत्रकार ने जहर खा लिया और आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद से पत्रकार की हालत नाजुक बनी हुई है। और हमीरपुर में किसान के ऊपर जंगली सुअर ने हमला कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मझगवा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर कुल्हेड़ा गांव में खेत पर गन्ने की पेराई करते समय इस किसान पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। आसपास के किसानों ने किसी तरह से जंगली सुअर को भगाकर इस किसान को बचा लिया है, लेकिन तब तक किसान गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अब आनन फानन में किसानों को CHC राठ में भर्ती कराया गया है, जहां किसान की हालत गंभीर देखते हुए उसे उरई के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। और कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 20,000 रुपए के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। रसूलाबाद क्षेत्र का रहने वाला ये शातिर हेमराज, जिसे लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी, उसे मुखबिर की सूचना पर आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी कर गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इस बदमाश का पहले से ही 1 दर्जन गंभीर मामलों में मामला दर्ज है। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक श्री आलोक कुमार सिंह सर और हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रशांत कुमार सर के सकुशल मार्गदर्शन में जो अपराध और अपराधियों के नियंत्रण में जो लगातार अभियान चला रहे, उसी के अंतर्गत थाना रूरा पर 31/12/2022 को 475/22 जो गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम से जो पंजीकृत हुआ है, उसके अंतर्गत एक शातिर अपराधी हेमराज पुत्र राजनारायण सिंह, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के निवासी है। इनको खास मुखबिर की सूचना पर ये जो जिंजाक बॉर्डर मजार के पास से इनको आज 1/2/2023 को गिरफ्तार। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। बताया जा रहा है कि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड के मरीजों का हालचाल जाना और पीड़ितों की शिकायत पर ब्लड बैंक के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। और आगरा के जिला अस्पताल में मंगलवार की दोपहर महिलाओं ने एक दलाल दबोच लिया है और उसकी चप्पलों से धुनाई कर दी। खींचतान और हंगामा होने लगा और उस मौके पर भीड़ जमा हो गई। महिलाएं घसीटते हुए इस आरोपी को जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय लेकर पहुंची। इसके बाद आरोपी को रकाबगंज थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल आरोपी पहले भी जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर ठगी के मामले में जेल जा चुका है और पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। हुआ था मेरी भाभी का, ठीक है, तो 10,000 ले ली थी इसने, ठीक है, अब 5,000 और मांग रहा है। 5,000 नहीं दे रहे, तो यहाँ कह रहा है कि तेरे आदमी के गाड़ कुटवा दूंगा और तेरे आदमी जेल पहुँचा दूंगा। पुलिस ऑपरेशन किसका करवाया था आपने और किस चीज का करवाया था? पथरी का ऑपरेशन कहाँ पर करवाया था? नहीं करवाया था। यहाँ पर कहाँ पर? डिपार्टमेंट। पूरा नाम बताओ ना। अच्छा, और पैसे किसने लिए थे? इसने। इस ऑपरेशन हुआ था मेरी